Hello everyone. Today we will discuss same chapter number 4, the parliamentary government, the executive. In previous topic we read about executive. पहले वाला जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसमें हमने राज्यसभा, लोकसभा और उनके पावर्स के बारे में पढ़ा था, और ये कंटिन्यूएशन में चैप्टर 3 के बाद 4 भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें हम पावर्स पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव्स के लिए आपने पढ़ा था, अभी हम इसमें सबसे पहले पावर्स पढ़ेंगे, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर भी होते हैं आर्मी फोर्स के, और साथ ही साथ स्टेट के यानी कि कंट्री के हेड भी होते हैं। फिर उन्हीं के अंडर में सभी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर उन्हीं के अंडर में सारे काम को किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी कि जो प्रेसिडेंट की जो पावर्स है वो डिफरेंट है। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या है, हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट क्या होते हैं, जैसा कि आपने लोकसभा पढ़ा था, लोकसभा इलेक्टेड बाय द पीपल, और राज्यसभा पढ़ा था। अब वो क्या होते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार है उसके हेड होते हैं। उनके सबसे ऊपर मुख्य कार्यकर्ता प्रेसिडेंट ही होते हैं, यानी कि वो यूनियन गवर्नमेंट के हेड होते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर इशूड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जितने भी गवर्नमेंटल ऑर्डर्स होते हैं वो सभी प्रेसिडेंट के नाम पे ही इशू किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे आपने लोकसभा में फॉर्मेशन पढ़ा था कि मिनिस्टर्स किस तरह से इलेक्टेड होते हैं, उसी तरह से राज्यसभा में आपने पढ़ा था कि किस तरह से राज्यसभा के मिनिस्टर्स इलेक्टेड होते हैं। लेकिन जैसे लोकसभा या राज्यसभा, अप्रूवल किससे लेना होता है, अप्रूवल हमेशा प्रेसिडेंट से ही लेना होता है। जो नॉमिनेटेड होते हैं, अगर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में वो जीत जाते हैं। राज्यसभा के होते हैं, सभी में पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसे देनी होती है, प्रेसिडेंट को देनी होती है, और वही प्रेसिडेंट फिर उनको अपॉइंट करते हैं। तो अभी आपको क्या देखना है कि जो फर्स्ट मीटिंग होती है, अपॉइंटमेंट होता है, उनका ऑथ सेरेमनी होती है, वो सभी काम प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी कौन अपॉइंट करते हैं, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। यानी प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से जो प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेटेड होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, उनको इलेक्ट करना, अपॉइंट करना के काम भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं जो इलेक्ट तो हो चुके हैं लेकिन अब उनको डिपार्टमेंट देने होते हैं, तो उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन एडवाइस किसकी होती है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि किन किन मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड करना है, तो उनकी एडवाइस से ही फिर वो उनको अपॉइंट करते हैं। फिर है पावर्स टू अपॉइंट एंड रिमूव द हाई डिग्नेटरीज ऑफ द स्टेट, यानी अपॉइंट करने का आपको समझ में आ गया कि जो प्रेसिडेंट है वो उनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो उनको अगर रिमूव करना होता है यानी चीफ, हर एक डिपार्टमेंट के जो चीफ होते हैं या हेड होते हैं, हाई डिग्नेटरीज, उन उच्च अधिकारियों को, उन मंत्रियों को भी, मिनिस्टर्स को भी रिमूव करने का अधिकार भी प्रेसिडेंट का ही होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, the judge of the Supreme Court and the High Courts, the governors, ambassadors and other diplomatic representatives of India abroad, यानी कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। जैसे आपने इसमें अभी पता चला आपको कि जो गवर्नर हैं, जो ऑडिटर जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल है, उन सभी को, और एम्बेसडर्स को जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं अदर कंट्रीज़ में, फॉरेन मिनिस्ट्री होती है ना इंडिया के नाम पे, सभी को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। यानी कि उन्हें अपॉइंट करना और उनको रिमूव करने की सारी पावर प्राइम मिनिस्टर की नहीं होती है। उनकी पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। द President also appoints the member of the Finance Commission, the Chief Election Commissioner and other member of the Election Commission. President क्या करते हैं? फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के लिए जो इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट होता है ना, उसके चीफ यानी कि CEC को भी प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करते हैं। यानी इन सब का इलेक्शन, यानी हर एक डिपार्टमेंट के जो चीफ होते हैं सेंट्रल लेवल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेके इन डिपार्टमेंटल हेड तक को अपॉइंट करने, यहाँ तक कि जजेस, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अब नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ जो आप जानते हैं, अभी अपने यहाँ पे कितनी स्टेट्स हो गई हैं? 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़। जो 9 यूनियन टेरिटरीज़ है उसकी पावर भी किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास ही होती है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो उसी बिहाफ पे एडमिनिस्ट्रेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स that every union territory shall be administrated by the president। कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल साफ दिया हुआ है कि जो यूनियन टेरिटरी है उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। द प्रेसिडेंट एक्ट्स थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर with such name of the designation as the president of indicates। यानी कि उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखने का पूरा जिम्मा किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। यानी यूनियन टेरिटरी आपने देखा होगा कि वहाँ पे यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर्स या अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनती है, वहाँ पे गवर्नर होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है उसको प्रेसिडेंट ही देखते हैं। तो ये तो इसकी थी एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर थी। अब हम पढ़ेंगे मिलिट्री पावर्स। प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर्स को अब हम देखेंगे। इसमें क्या है? प्रेसिडेंट क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। डिफेंस फोर्सेस यानी तीनों डिफेंस फोर्सेस कौन कौन सी होती है? आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है, नेवी। तीनों के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ही होते हैं। यानी प्रेसिडेंट ही उनको कमांड करते हैं या कमांड देते हैं। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड कॉन्क्लूड पीस। यानी प्रेसिडेंट के ही हाथ में होता है अगर वॉर करना है। जैसे अभी चाइना का और इंडिया का दोनों में टेंशन चल रहा है, वो इंडिया जितना पीछे हट रहा है या आगे चाइना को हटा रहा है, चाइना और वापस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यानी एक सिचुएशन कैसी बन रही है, कंडीशन कैसी बन रही है? ऐसा लग रहा है कि इंडिया को वॉर उनके ऊपर कर देना चाहिए और पब्लिक भी यही चाह रही है कि अटैक कर देना, लेकिन ऐसा नहीं है। शांति बनाए रखने का काम भी प्रेसिडेंट का ही है। वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वॉर के लिए अप्रूवल देते हैं या शांति बनाए रखने के लिए ट्रीटी करते हैं, यानी समझौते करते हैं। अभी जो समझौते हुए थे इंडिया और चाइना का, तो वो भी उन्हीं के हाथ में था, उन्हीं के बिहाफ पे ये सारे काम होते हैं। यानी अगर वो चाहें तो क्या कर सकते हैं? पीस भी बनाए रख सकते हैं और अगर वो चाहें तो वॉर भी डिक्लेयर
कर सकते हैं। बट द पार्लियामेंट इज कंप्लेन टू गिव अ डायरेक्शन टू द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड्स टू द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स। लेकिन इनके लिए ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अकेले ही सारे डिसीजन ले लेते हैं, उनके लिए उनको किसको सपोर्ट करना होता है, पार्लियामेंट को और मिनिस्टर्स को भी, फोर्सेस को और उनके चीफ को भी हर एक मैटर में उनको एडवाइस या सपोर्ट करना होता है। तो ये हमने पढ़ी उनकी मिलिट्री पावर्स। अब हम देखेंगे डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या होती है, राजनयिक कूटनीतिज्ञता हम पढ़ेंगे, जिसमें डिप्लोमेटिक पावर में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ अपॉइंटिंग एम्बेसडर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एम्बेसडर्स की। एम्बेसडर्स यानी क्या होते हैं, राजदूत, जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं दूसरे देशों में। तो उन एम्बेसडर्स को भी प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ अपॉइंटिंग एम्बेसडर्स। द प्रेसिडेंट रिसीव्स डिप्लोमेटिक एनवॉइस फ्रॉम द कंट्रीज। ऑल ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जितने भी इंटरनेशनल लेवल के यानी कि जो फ्रेंडली रिलेशंस हमारी अदर कंट्रीज़ के साथ हैं, या ट्रेड रिलेशन है, या दूसरे किसी भी तरह के रिलेशंस हैं, अगर कोई भी समझौता करना होता है तो वो सारे समझौते यानी वो सारी ट्रीटीज़ किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे ही किए जाते हैं। अपॉइंटिंग ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। और अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है इंटरनेशनल लेवल पे तो भी वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे या प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। तो दिस was the powers of डिप्लोमेटिक पावर्स। अब हम इसके लिए देखेंगे नेक्स्ट उनकी है लेजिस्लेटिव पावर्स। प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसमें हमने पहले वाले चैप्टर में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसमें हमने देखा था कि प्रेसिडेंट को पावर होती है लोकसभा को डिसॉल्व करने की। हमेशा आप ध्यान रखना है कि लोकसभा डिसॉल्व होती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। डिसॉल्व करने की पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास डिसॉल्व करने की पूरी पावर होती है। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन एंड प्रोलोंग टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द डिसॉल्व द लोकसभा। उनके पास पूरा अधिकार होता है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सके। प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं आपने पढ़ा उसमें कि जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं और बाकी क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो वो इलेक्टेड मेंबर तो इलेक्ट हो जाते हैं नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो 12 मेंबर्स होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं और उन्हें ही फिर बाद में आगे रखा जाता है। ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट द मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द Lok Sabha. President addressed both the houses of parliament assembled together at the first session after each general election. हर 5 साल में जो इलेक्शन होते हैं मिनिस्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं तो आपने देखा होगा ओथ सेरेमनी होती है। ओथ सेरेमनी होती है ना, उसमें प्रेसिडेंट ही उनको ओथ दिलवाते हैं। यानी फर्स्ट सेशन जो होता है उसे कौन ऑर्गेनाइज करते हैं, वो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसे प्रिसाइड यानी नियोजित कौन नियोजित करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं और वो ही उन्हें ओथ दिलवाते हैं। इसके अलावा देखिए जो प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन एंड एट द commencement of the first session each year. Beside the president is empowered to address either house
और देयर जॉइंट सिटिंग एट एनी टाइम। अगर उनको रिक्वायर्ड होता है, जैसे आपने स्पीकर पढ़े थे, स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, तो उसी तरह से दोनों का जॉइंट सेशन अगर प्रेसिडेंट चाहें, अगर उन्हें ज़रूरत लगे, तो फिर वो दोनों का जॉइंट सेशन एक साथ, मतलब एक साथ राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बुला सकते हैं। इसके अलावा जो हर साल जो मतलब एवरी ईयर पार्लियामेंट में जो जॉइंट सेशन होते हैं, उसका फर्स्ट सेशन प्रेसिडेंट ही प्रिसाइड करते हैं, लेते हैं। उस मीटिंग में प्रेसिडेंट ही होते हैं। एवरी बिल रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट एसेंट इन द ऑर्डर टू बिकम एन एक्ट। जो बिल आपने पढ़े थे जिसे 3 रीडिंग से निकलना होता है, उसके बाद वो आगे पास होता है। तो वो बिल चाहे वो जनरल हो, चाहे वो मनी बिल हो, कॉमन बिल या जो कॉमन मैटर्स का हो या मनी से रिलेटेड हो, कहीं से भी हो, चाहे लोकसभा से हो, राज्यसभा, उसके ऊपर एसेंट देने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देते हैं अपना, यानी अप्रूवल नहीं देते हैं, सहमति नहीं देते हैं, वो बिल पास ही नहीं होता है। Most important legislative powers of the president is the power to promulgate ordinance at a time with both the houses of parliament and not in session. Now next power, financial power. In financial powers, money bill can't be introduced in the Lok Sabha unless recommended by the president। जैसा भी मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल पावर यानी आर्थिक जो पावर्स होती है, शक्तियाँ होती हैं, वो भी उनके पास होती है। जैसे लोकसभा ने मनी बिल को तीनों उससे आगे बढ़ा दिया, यानी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड और थर्ड रीडिंग से। अब वो कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। अब जब वो राज्यसभा में आता है तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट ही देखते हैं, और अगर वो उसको अप्रूवल नहीं देते हैं, वैसे देखो मनी बिल रिजेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए यानी अप्रूवल के लिए आगे बढ़ाया जाता है। अगर प्रेसिडेंट उसके लिए अप्रूवल नहीं देते हैं तो फिर वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। द एनुअल बजट इज़ प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो एनुअल बजट होता है वो भी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के नाम पे ही प्रस्तावित होता है, यानी प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं? उसे प्रस्तावित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसको देखते हैं और उस पर विचार करते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर्स। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर्स टू ग्रांट पार्डन, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, यानी कि अगर किसी को, जजेस हैं, हमेशा ध्यान रखो इलेक्शन कमीशन और जो जुडिशरी है वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि कोई बाउंडेशन उनके ऊपर नहीं होती है, उनके डिसीज़न फाइनल डिसीज़न होते हैं। लेकिन अगर किसी को, जैसे जुडिशरी में जजेस ने किसी को पनिशमेंट दे दिया, तो उस पर पुनः विचार, उस पर प्रेसिडेंट को क्या होता है? वापस विचार करने का पूरा हक होता है। ऐसा नहीं है कि वो जजेस का जो जजमेंट है उसको गलत साबित कर देते हैं, वो उनको इस पे सहमति देते हैं, उनके ऊपर अपना पुनः विचार करके और अपनी जो विचार है, न्याय है या निर्णय है, उसको व्यक्त करते हैं कि यहाँ पर इस तरह का होना चाहिए। फिर आगे मानना और न मानना किसका होता है? जजेस के हक में होता है, तो उन्हें भी वापस उस पर देना होता है कि उन्होंने ये विचार, ये जो निर्णय है किस आधार पे लिया है। तो ये अधिकार भी प्रेसिडेंट के पास होता है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन स्टार्ट अगेंस्ट द No criminal proceeding can start against the president in any court during his term of office। जब उसका टर्म या टेन्योर होता है, उसमें कोई भी डिसीज़न अपने ऊपर यानी अपने आधार पर नहीं लिया जा सकता है। अब इसके बाद क्या है? एमरजेंसी पावर्स। इन एमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट इज़
एम्पावर टू डिक्लेयर एमरजेंसी इन द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। जो नीचे मतलब अभी मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ, उन 3 कंडीशंस में वो एमरजेंसी लागू कर सकते हैं। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्मड रिबेलियन। अगर आप जैसे कि किसी दूसरी कंट्री ने अपने ऊपर वॉर कर दिया है यानी अटैक कर दिया है तो एमरजेंसी लागू की जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई एग्रेशन यानी कि कोई विरोध हुआ है यानी इंटरनल वॉर जैसे कहते हैं ना कि इंटरनल वॉर हो गया है तो एमरजेंसी लागू की जा सकती है। या रिबेलियन यानी कोई दंगे विद्रोह शुरू हो जाता है तो भी अगर रिक्वायर्ड होती है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं। फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन ए स्टेट, जैसे कंट्री है, अपनी कंट्री है, अभी गवर्नमेंट कौन सी है, बीजेपी गवर्नमेंट है, और अगर किसी भी हालत में वो गवर्नमेंट अपना पूरा अच्छे से काम नहीं कर पाती है तो फिर क्या होता है, उसके फेल हो जाने पे मतलब उनको क्या प्रूव करना होता है कि हमने जो 1 साल या 2 साल एक टाइम पीरियड होता है उसमें उन्हें प्रूव कर देना होता है कि हमने जो भी काम किया है वो सही किया है। अगर वो उसको प्रूव करने में फेल हो जाते हैं तो जैसे आपने उसमें पहले पढ़ा था कि 0 आवर क्वेश्चन आवर इस तरह से होते हैं, तो उसमें उनको अगर वो प्रूव नहीं कर पाते तो फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एमरजेंसी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते हैं तो वो सरकार क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। अभी आपने लोकसभा को डिज़ोल्व करने के लिए पढ़ा ना, तो वो पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। वो उस गवर्नमेंट को डिज़ोल्व कर सकते हैं और एमरजेंसी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो विद इन कंट्री कुछ भी हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोकसभा अगर किसी भी रीज़न से डिज़ोल्व हो जाती है विद इन टेन्योर क्या होता है, 5 ईयर्स का होता है। उस 5 साल के बीच में अगर लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है तो प्रेसिडेंट एमरजेंसी लगा सकते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। अगर कोई भी थ्रेट यानी थ्रेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे अभी हम देखते हैं कि अगर कोई भी आर्थिक अव्यवस्था जिसको कहते हैं अगर हो जाती है या ऐसे कोई भी कारण हो जाते हैं जिससे मंदी आ जाती है कि मनी तो बहुत रिक्वायर्ड होता है लेकिन उसके बदले में चीज़ बहुत कम आती है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एमरजेंसी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जबकि अर्थव्यवस्था डगमगा रही हो यानी कि सही ट्रेड वगैरह है, जो पीपल हैं उन लोगों के लिए अगर अर्थव्यवस्था सही नहीं चल रही है, रिसेशन का टाइम चल रहा हो और लोगों को के पास काम नहीं हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो ऐसी अगर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एमरजेंसी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि उनकी पोजीशन क्या है और उनकी पावर्स क्या है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं और उसकी जो पोजीशन है वो क्या है। पोजीशन तो क्या है, एकदम हेड ऑफ द स्टेट, यानी जो टोटल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और उन्हीं के अंडर में सारा वर्क किया जाता है। तो हम एक बार और देखते हैं वापस, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं और एग्जीक्यूटिव पावर्स के बाद हमने पढ़ी मिलिट्री पावर्स, वो सुप्रीम कमांडर होते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स भी उन्हीं के हाथ में होती हैं, अगर उनको कोई एम्बेसडर्स बनाना है तो भी वही बनाते हैं। सारी ट्रीटीज़ उन्हीं के नाम पे साइन होती हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती हैं वो भी उनके द्वारा या उनके जो डेलीगेट्स होते हैं वो जाते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स यानी जो नॉमिनेशन होता है वो उनकी तरफ से होता है। एंग्लो इंडियंस मेंबर जो होते हैं उनको वो इलेक्टेड करते हैं। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी के जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो उन्हीं के अंडर में होता है। जुडिशियल पावर
भी उन्हीं के हाथ में होती है। अगर वो किसी भी डिसीज़न पे अपना वापस रिकमेंसमेंट या रिमिशन अगर देना चाहें तो वो दे सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं दे सकता। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट के अलावा और कोई भी नहीं दे सकता। और यहाँ तक कि अगर इमरजेंसी लागू करनी है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है। वो पावर किसके पास होती है? इमरजेंसी को लागू करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है। और वो सबसे लास्ट या एक्सट्रीम कंडीशन होती है जबकि लोकसभा को डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं? इमरजेंसी को लागू कर देते हैं। तो ये पोजीशन और पावर्स थी प्रेसिडेंट की, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। पोजीशन हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो स्टेट में, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से है, पोजीशन क्या होती है? हाईएस्ट, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट ही होते हैं और वो ही सारे काम को देखते हैं। बिना उनके एसएन के अप्रूवल के कोई भी काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हाँ, ये वाली बात अलग है कि वो एकदम से उनको रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन उनके ऊपर अपना अप्रूवल ज़रूर देते हैं और उसी के आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट भी रन करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट में तो गवर्नर्स होते हैं, लेकिन वो उनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो वो भी उन्हीं के बिहाफ पे वर्क करते हैं। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो उन्हीं के बिहाफ पर होता है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में हमने एग्जीक्यूटिव्स पढ़े, उसके बाद उन एग्जीक्यूटिव्स पे के बाद हमने हेड ऑफ द स्टेट पढ़ा जिसमें प्रेसिडेंट पढ़े, पोजीशन पढ़ी और उनकी पावर्स पढ़ी। यानी प्रेसिडेंट तो एक ही होते हैं लेकिन उनकी हमने पोजीशन और पावर्स पढ़ी। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम वाइस प्रेसिडेंट और उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।